हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बजट 21 और 22 का आया है, तो उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखने के लिए ताकि हमारे एग्जाम्स में हम उससे क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि बजट में इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए बजट 21-22, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये बजट का मतलब क्या होता है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया गया है। तो जो बजट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका यूज़ नहीं किया गया इस शब्द का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज़ किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसे हम कॉमनली बजट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बजट से रिलेटेड बातें। और इससे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया। तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश किया है। और फर्स्ट वुमन कौन है जिसने आप कह सकते हो कि बजट पेश किया है। तो सबसे पहले सिर्फ वुमन की बात की जाए तो इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है, लेकिन वो क्या थी, हमारी पीएम थी तब। और फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करूं तो वो है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर है। वुमन तो इंदिरा गांधी भी थी लेकिन वो पीएम थी, लेकिन जो निर्मला सीतारमन जी है वो फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है, ठीक है। तो चलिए एट ए ग्लांस देखते हैं कि बजट में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखने की कोशिश करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए बजट में हमेशा दो चीज़ होती है, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट यानी कहाँ से पैसे आएंगे, एक्सपेंडिचर यानी कहाँ पैसे जाएंगे, ठीक है। और बजट का मतलब क्या होता है कि आने वाले साल में हम पूरे साल किस तरीके से खर्चा करेंगे, किस सेक्टर में कितने पैसे देंगे, उसे हम बजट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रिसिप्ट हो गया जहाँ से पैसे आएंगे और एक्सपेंडिचर हो गया जहाँ पैसे खर्च होंगे। अब यहाँ देखिए बात की जाए फिजिकल डेफिसिट की। तो फिजिकल डेफिसिट होता है एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, और एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज है। तो देखिए अगर बात करें फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट गिव्स एन इलस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफ द सोर्स ऑफ रिसिप्ट एंड देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि अगर ये सब चीज़ें हम देखें तो हमें पता चल जाता है कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ कितना खर्चा होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो कितना पैसा हमें कम पड़ रहा है, ठीक है, उसको कह देंगे कि इतना फिजिकल डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहेंगे कि इतना पैसा हमारे पास कम आ रहा है लोगों से, तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि फाइनली लास्ट में हमें कितना पैसा कम पड़ रहा है। और प्राइमरी वाले में क्या करते हैं, हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, सब्सिडी टैक्सेस जो होते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो फिर हमें मिल जाता है जो अमाउंट, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। देखिए थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो फिजिकल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कितना पैसा आया है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और कितना खर्चा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कितना पैसा आया है, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी हमने जो कर्जा नहीं लिया है और कैपिटल तरीके से हमारे पास जो रिसिप्ट आए हैं, पैसा आया है, यानी हम कुछ इंफ्रा बनाते हैं वहाँ से पैसे आते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम करते हैं देश में, वहाँ से हमें पैसे आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वही डिफरेंस हमारा फिजिकल डेफिसिट है। तो फिजिकल डेफिसिट इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या बताता है हमें, इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को और कितने पैसों की जरूरत है। फिजिकल डेफिसिट हमारे पास इतनी कमी है तो इतना पैसा हमें उधार लेना पड़ेगा, तभी तो हम चीज़ों को आगे कर पाएंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, कि कितना ज़्यादा आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है और आप कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो रेवेन्यू का, ठीक है। अगर आपको 100 रुपया रेवेन्यू से आ रहा है और आप लोग 110 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो ये जो 10 रुपया है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी आपको रेवेन्यू से जितने पैसे आ रहे हैं 110 की ज़रूरत थी लेकिन 100 ही आ रहे हैं, तो आप 10 रुपया कम है आपके पास, ठीक है। तो इसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड द ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट। तो जो ग्रांट हम देते हैं, ठीक है, वो और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, वो यानी इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट। यानी अगर 10 रुपया हमारे पास कम पड़ रहा है और हमें 5 रुपया ग्रांट भी मिल रहा है, तो फाइनली हमें कमी कितने की पड़ रही है, 5 रुपये की तो कमी पड़ रही है। तो वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है कि फाइनली अगर हमें कहीं से थोड़ा ग्रांट भी मिल जा रहा है तो हमारे पास जितनी कमी थी और कम हो जाएगी,
है ना। देखिए हमें मिलना चाहिए था 110 रुपये, लेकिन हमें मिले 100 रुपये सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास 10 रुपये की रेवेन्यू डेफिसिट हो गई थी, ठीक है। फिर हमें क्या हुआ, 10 रुपये 5 रुपये गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया, तो हमारे पास फाइनली इफेक्टिव डेफिसिट कितना है, 5 ही रुपये का है ना। तो उसी को हम कहेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इज मेजर्ड एज द फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, क्या था फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मतलब कि हमारी कितनी खर्चा हो रहा है और हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, और वो रेवेन्यू नॉन डेप्ट वाला है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट था। अगर फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें भरते ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इंटरेस्ट को हटाने के बाद जो होता है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझी कि फाइनेंशियल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है एट ए ग्लांस में। तो देखिए इस बार के जो बजट है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी उस चीज़ पे खर्चा जिसमें सपोज करिए कि आप हाईवे बना रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप मेट्रो बना रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको एक बार खर्चा करो फिर वो रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है कंट्री को, और उससे बहुत ज़्यादा जॉब जनरेशन होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हम फार्मर्स के अकाउंट में पैसे देते हैं या फिर और कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ बना रहे हैं ताकि जिससे एक इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद मिले। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार हम बढ़ा रहे हैं बाय 34.5%, ठीक है। और जो हमारा बजट एस्टिमेट था 2020-21 का, उससे कंपेयर करेंगे तो 34% ज़्यादा इस बार दिया गया है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, एक होता है बजट एस्टिमेट, एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। तो बजट एस्टिमेट क्या होता है, जैसे अभी हम 21-22 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, बजट एस्टिमेट निकाल रहे हैं, यानी पहले से अंदाज़ा लगा रहे हैं। और रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, जब साल पूरा हो जाता है उसके बाद हम बैठ के देखते हैं कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ और कितने सेक्टर को हमने एक्चुअल में कितने रुपए दिए, तो वो होता है रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। तो अगर 20-21 का तो अब रिवाइज एस्टिमेट आने आ गया होगा, तो वो आ गया होगा, और 21-22 का हम बजट एस्टिमेट बना रहे हैं। तो जो हमने 20-21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को जितना पैसा दिया था, इस बार 34.5% ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम, की पैसा आता कहाँ से, इकॉनमी में हमारे पैसा कहाँ से आता है। तो अगर उसकी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है बोरोइंग से। बोरोइंग से कितना, 36% पैसा बोरोइंग से आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा फिर आ रहा है बोरोइंग के बाद जीएसटी से आ रहा है, 15% पैसा जीएसटी से आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनकम टैक्स से आ रहा है 14% पैसा, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से 13% पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8% पैसा आ रहा है, और फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 5% है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6% पैसा। यानी सबसे ज़्यादा ये है बोरोइंग से, उधारी से आ रहा है, फिर जीएसटी दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे हमारा इनकम टैक्स है, चौथे नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। और लास्ट में सबसे कम कहाँ से आ रहा है, सबसे कम तो देखा जाए कस्टम से आ रहा है 3% पैसा, ठीक है। ये लीस्ट है। तो यहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उधारी से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे कम कहाँ से, जो हमारा कस्टम्स है वहाँ से आ रहे हैं, और जीएसटी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स है, फोर्थ पे कॉर्पोरेशन टैक्स है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वेयर रुपीज गोज टू, कि पैसा कहाँ पर जाता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पैसा कहाँ से आ रहा था, अब हम क्या देखेंगे कि पैसा कहाँ पर जा रहा है। तो अगर हम देखें कि पैसा कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल जरूर बनते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि सवाल पूछे जाते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ पर जाता है। आप सीडीएस के पेपर उठाइए, सीएपीएफ के पेपर उठाइए, तो वहाँ पर आपको जरूर ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी हेल्प करते हैं। आप यहाँ तक कि पीसीएस के सवालों को भी देख सकते हैं कि ऐसे सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर हम देखें कि पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको देखें तो देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, कितना, 20% पैसा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब बोरोइंग करेंगे, सबसे ज़्यादा 36% बोरोइंग कर रहे थे, सबसे ज़्यादा पैसा बोरोइंग से आ रहा था, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा भी वहीं पे, क्योंकि जब पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो 20% पैसा इंटरेस्ट में ही चले जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद हम देखें और कहाँ जा रहा है ज़्यादा पैसा, तो यहाँ पर 16% पैसा हम दे रहे हैं स्टेट्स को, ठीक है। स्टेट्स के शेयर, स्टेट्स को भी तो पैसा देना होता है ना, ताकि वो भी अपने स्कीम चला के ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें। तो उसके बाद स्टेट्स को देते हैं हम 16% पैसा, ठीक है।
और फिर आगे देखें तो 13% पैसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम को जाता है। तो देखिए दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% पैसा गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, कुछ परसेंट देती है, ठीक है। यानी 60-40 या 90-10 इस तरीके के रेशियो होते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। और सेंट्रली सेक्टर वाले में 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए 13% पैसे जा रहे हैं, स्टेट्स को 16% पैसे जा रहे हैं, ठीक है। आगे अगर देखें तो अदर एक्सपेंडिचर है 10% पैसे का, और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को यानी जिसमें स्टेट और सेंटर शेयर करते हैं हिस्सा, 9% पैसे जा रहे हैं। पेंशन में 5% पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और जो फाइनेंस कमीशन है, अदर ट्रांसफर है, वहाँ 10% यानी फाइनेंस कमीशन और बाकी को 10% जा रहे हैं। सब्सिडी के लिए 9% जा रहे हैं, डिफेंस के लिए 8% पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज में रैंकिंग लगाएं तो सबसे ज़्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे स्टेट्स को जा रहा है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जा रहा है सेंट्रली सेक्टर स्कीम को, फोर्थ नंबर पे है अदर एक्सपेंडिचर और फाइनेंस कमीशन फोर्थ पे आ गया। फिफ्थ नंबर पे आ गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सब्सिडीज, और फिर यहाँ पर डिफेंस है, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है पेंशन। पेंशन को सबसे कम खर्चा जा रहा है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं सबसे टॉप पे कौन है, इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लिया है ना आपने कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है बोरोइंग से। सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पे। फिर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा आ रहा है जीएसटी से, ठीक है। और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है, स्टेट्स को जा रहा है 16%। यहाँ पर देखिए डेफिसिट ट्रेंड की बात बताई गई कि डेफिसिट ट्रेंड क्या चल रहा है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिस्कल डेफिसिट बताया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट बताया गया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताया गया है, प्राइमरी डेफिसिट बताया गया है। तो जरा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, प्राइमरी डेफिसिट क्या था। तो फिस्कल डेफिसिट की हमने बात की थी कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। उसमें कैपिटल वाले को काउंट नहीं करते हैं, वो तो हमारा फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि कितना रेवेन्यू आना चाहिए और कितना रेवेन्यू का पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रेवेन्यू का डेफिसिट हो गया, ठीक। उसमें सिर्फ रेवेन्यू की बात की जाती है, कैपिटल वाले की बात ही नहीं की जाती, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, हम जो ग्रांट मिलता है उसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जब इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो हमें मिल जाता है प्राइमरी, कि हाँ बेसिकली इतना तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट है। तो ये बातें याद रखिए। अब अगर हम देखें कि डेफिसिट हमारा क्या चल रहा है, तो सबसे पहले रेड वाली लाइन यानी फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, क्योंकि इसको देख लिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिकली हमारी इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये दिखा रहा है कि जो बजट एस्टिमेट है 21-22 का, उसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 6.8% का हमारा फिस्कल डेफिसिट रह सकता है। और जो रिवाइज एस्टिमेट 2021 का था, यानी पिछले साल का कितना आया है, 9.5% का आप कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर कोरोना वगैरह भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पिछले साल की 2021 का, ठीक है। तो 9.5% था और अभी बोला जा रहा है कि आने वाले साल में 6.8% हमारा फिस्कल डेफिसिट रह सकता है। यहाँ पर हम देखें तो बताया जा रहा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा पैसा हम लगाने वाले हैं जो हमारी सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स है, यानी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से खर्चा करती है, उसमें हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले। फिर हमारा जो अदर सेंट्रल सेक्टर का एक्सपेंडिचर है, जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है, वहाँ पर हम खर्चा करेंगे। फिर देखेंगे हम उसके बाद यहाँ पर खर्चा करेंगे, फाइनेंस कमीशन को ग्रांट देंगे। फिर फाइनेंस कमीशन देगा स्टेट को जितना शेयर देना है, जैसा कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि 41% देना चाहिए, और जो 1% है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम फिर खर्चा करें। उसके बाद देखिए 3.81 ये जाएगा हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, पीछे इतना खर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम देंगे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर, ठीक है। यानी और भी जो खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम करेंगे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर हम देखें तो अदर ग्रांट्स में इतना आ जा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो दूसरे सेंटर के खर्चे हैं वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होने वाला है। तो देखिए अगर हम देखें तो इंटरेस्ट पे हो रहा है सबसे ज़्यादा हिस्सा, ठीक है। फिर डिफेंस पे भी अच्छा खासा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी पे भी ठीक ठाक पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट्स को भी ठीक ठाक पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से जितना हिस्सा जिस को दे रहे हैं उस हिसाब से उतना ज़्यादा साइज उस बॉक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स दिया है कि किस सेक्टर में हम कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
चलिए बजट को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली बजट में क्या दिया गया। अभी तक तो हमने इन्फोग्राफिक्स के थ्रू काफ़ी कुछ समझ लिया है कि किस तरीके से हम 21-22 का जो बजट है उसको लेके चलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं बजट में उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए बजट 21-22, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। 6 पिलर बताए गए हैं। पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रा, यानी इंफ्रा के ऊपर फोकस करेंगे हम। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी जो एस्पिरेशनल इंडिया जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है, ठीक है, उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसको भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे। री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी किस तरीके से जो हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है उसको एक आप कह सकते हो ह्यूमन कैपिटल बनाया जाए, यानी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, वो भी अपना पोटेंशियल रीच कर सके, उसके लिए काम करेंगे। इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इनोवेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। 6th बात की गई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी जो गवर्नमेंट है उसमें लोग कम रहेंगे लेकिन काम ज़्यादा किया जाएगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हमारे 6 पिलर है, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है इस बार का जो फोकस रहेगा, फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट है। ये भी देखिए, ध्यान रखिए कि पहली बार जो हमारा यूनियन बजट है उसको डिजिटली फोकस किया जा रहा है, डिजिटली लेके आया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट फाइट अगेंस्ट कोविड-19 कंटिन्यू इनटू 2021, उसके बावजूद भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं किस तरीके से बजट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि इज द डॉन ऑफ द न्यू एरा, वन इन विच इंडिया इज वेल पॉइस्ड टू ट्रूली बी द लैंड ऑफ प्रॉमिस एंड होप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम पॉजिटिविटी के साथ मूव कर रहे हैं और आगे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अब हेल्थ एंड वेलबींग जो पहला पिलर है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर कितने चीज़ें अलॉट की गई हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से खर्चा किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पर 2,23,000 करोड़ के आसपास का आउटले किया गया है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, ठीक है। अगेंस्ट जो 2021 में था 94,000 करोड़ का ही था, तो काफ़ी 137%, ठीक है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ एंड वेलबींग ही तो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि हमने देख लिया है कोविड में किस तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे वो काफ़ी स्ट्रेस में थे और जो हमारा इंडिया का हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी बिखर सा गया था, काफ़ी लोगों ने दिक्कत का सामना किया। इसलिए हमें हेल्थ के ऊपर ज़रूर से ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव वेलबींग के ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे, फिर क्योर के ऊपर फोकस करेंगे, अगर बीमारी हो गई है तो किस तरीके से हमारे देश में अच्छा इलाज मौजूद रहे, और वेलबींग के ऊपर फोकस करेंगे किस तरीके से इंसान सही सलामत अच्छे से जीवन व्यापन कर सके, ठीक है। और यहाँ पर वैक्सीन की बात की गई है कि 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए अलॉट किए गए हैं। मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात की जा रही है, इसको रोल आउट किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो 50,000 बच्चे इसकी वजह से मर जाते हैं उसके नंबर जो है वो कम किया जा सके। तो वैक्सीन की बात की गई है हेल्थ वाले सेक्टर में। फिर हेल्थ सिस्टम की बात की गई, 64,000 करोड़ रुपए आउटले किया गया है 6 साल के लिए। एक नया स्कीम लाया गया है, भारत आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसे याद रख सकते हो आप। और न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी सेंटर और स्टेट मिल के काम करेंगे, इसमें पूरा पैसा सिर्फ सेंटर नहीं देगा। टू बी लॉन्च इन दी नेशनल हेल्थ मिशन, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दी वन हेल्थ, एक इंस्टीट्यूशन टाइप बनाया जाएगा जिसमें वन हेल्थ यानी एक यूनिवर्सल हेल्थ की बात की गई, सबको समान इलाज का अधिकार होना चाहिए। और जो रूरल एरिया है वहाँ पर इतने, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पर 11,000, यानी रूरल में 17,000 यानी गाँव वाले इलाके जो हैं, और अर्बन शहरी इलाकों में 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात की गई है कि इसको चालू किया जाएगा। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी बनाई जाएगी, ठीक है। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 2 मोबाइल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड 3,382 ब्लॉक में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर ICU टाइप सिस्टम होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। फिर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC बनाया जाएगा 5 रीजनल ब्रांचेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाएगी ताकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा डेवलप कर सके और लोगों को अच्छी आप कह सकते हो कि फैसिलिटीज़ मिल सके। अब आगे बात की जा रही है कि 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे। रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ठीक है। आगे न्यूट्रिशन की बात की गई है कि न्यूट्रिशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, 9 बायोसेफ्टी लेवल लैबोरेटरीज भी बनाई जाएंगी, ठीक है।
न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण मिशन आप सब जानते हैं, सितंबर को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं, ठीक है, पोषण माह यानी मंथ ऑफ द न्यूट्रिशन। और अभी पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी जो हमारे बच्चे हैं और जो वुमेन्स हैं उनको अच्छा आहार मिल सके, अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। और जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर खास फोकस है ताकि वहाँ पर अच्छे से सभी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके और डेफिशिएंसी ना हो किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, ठीक है। अब यूनिवर्सल कवरेज ऑफ द वाटर सप्लाई की बात की गई है। पानी जो सबसे अहम है, हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर बाढ़ आ जाती तो बहुत सारी जगहों पर पानी का इतना ज़्यादा किल्लत है कि आप जानते ही हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन की बात की गई है। हमारा इसके तहत मिशन है कि 2024 तक हम हर घर नल से जल की बात करते हैं। गोवा भी ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर हर घर नल से जल आता है 100%, वहां पर टैप वाटर मिल जाता है हर ही घरों में, ठीक है। और यहाँ पर 2.86 करोड़ हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन देने की बात की गई है। आने वाले जो बजट है उसमें बात की जा रही है, ठीक है। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन 4378 अर्बन लोकल बॉडीज और 500 अमृत जो सिटीज़ है वहाँ पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी प्रबंध किया जाएगा कि इस तरीके से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको टैकल किया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, अटल मिशन फॉर रिजिनोवेशन एंड दी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो शहरी इलाके उसको किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सके उसके लिए हमारी अमृत स्कीम्स चलती हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ठीक है। जो हमारा स्वच्छ भारत था उसी के तहत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था, ये पैन इंडिया हम चला रहे थे स्वच्छ भारत मिशन, अभी अर्बन 2.0 आया गया है, ठीक है। ये कुछ नया लाया गया है। आने वाले 5 सालों में इसके ऊपर भी काम किया जाएगा ताकि जो शहर है वो भी साफ हो जाए, ठीक है। तो फीकल स्लज मैनेजमेंट के लिए काम किया जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। सोर्स सेग्रीगेशन यानी जहाँ पे कचरा उठाया जा रहा है वहीं पे किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाए उसके लिए काम किया जाएगा। रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उसमें किस तरीके से कमी ला जाए उसके लिए काम किया जाएगा। फिर एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए काम किया जाएगा। बायो रेमिडिएशन का इस्तेमाल किया जाएगा। बायो रेमिडिएशन मतलब अगर कुछ गंदगी चीज़ है तो उसके ऊपर हम बायो यानी कि जीवित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देंगे ताकि वो इसको खा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। और क्लीन एयर की बात की गई कि किस तरीके से जो पोल्यूशन है, एयर है, हवा है, उसको साफ किया जाए। तो 42 अर्बन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन रहती है ताकि हम जो एयर पोल्यूशन है उससे डील कर सकें, क्योंकि एयर पोल्यूशन में भारत का नाम बहुत ही ख़राब है। अगर 20 शहरों के नाम लिए जाए टॉप के वर्ल्ड में तो उसमें से 14-15 तो भारत के ही शहर होते हैं, इतनी हालत ख़राब है, ठीक है। आगे देखें तो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उसको आप वॉलंटरीली स्क्रैप करिए। अगर हम फिटनेस टेस्ट कराएंगे, ठीक है, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर टेस्ट कराना होगा। और अगर वो पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल बाद उसको स्क्रैप करना होगा, और अगर वो कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल में उसको आपको स्क्रैप करना होगा। तो ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। पिलर 1 हमने डिस्कस किया। चलिए मूव करते हैं पिलर 2 में क्या बातें बताई गई। चलिए तो फिर अगर सेकेंड पिलर देखें तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रा की बात की गई। किसकी बात की गई है? इंफ्रा। सेकेंड पिलर में इंफ्रा की बात की गई। तो इंफ्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं उनको कहा जाता है कि आप भारत में आइए और आपको हम इंसेंटिव देंगे और यहाँ पर आप प्रोडक्शन कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। इससे भारत का भी फायदा है कि यहाँ पर जॉब मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और जो बाहर वाली कंपनियाँ जो यहाँ पर आएंगी उनको भी एक हम लिक्विडिटी ऑप्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। तो वो भी यहाँ पर आके अपने प्लांट खोल सकते हैं। 1.97 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ के आसपास देंगे अगले 5 सालों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए। कितने अलग अलग 13 सेक्टर्स में। अब देखिए बात की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन बनाना है भारत को, आत्मनिर्भर भारत बनाना है भारत को। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना तो बहुत ज़रूरी है अगर आत्मनिर्भर होना है तो, वरना तो हम सारी चीज़ें बाहर से खरीदते रहेंगे और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आत्मनिर्भर होना है तो मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हम थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं ताकि हम दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकें। फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात की गई है, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, जितना भी टेक्निकली कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें भी हम कॉम्पिटेंस रहें और कम्पीट कर सकें, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है उसमें भी हम आगे रहें, ठीक है। तो उसके लिए इस तरीके की स्कीम बहुत ही बेहतर रहेगी। स्केल एंड साइज इन द की सेक्टर, टू ब्रिंग स्केल एंड साइज इन द की सेक्टर, ठीक है। ये सारी बातें बताई जा रही हैं। जॉब देना है यूथ को, ठीक है, ये बोला जा रही है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब टेक्सटाइल की बात करें
ठीक है। जो सेकंड हमारा पीरियड चल रहा है उसमें इंफ्रा की बात की हमने, अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात की। अब टेक्सटाइल की अगर बात करें तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है इन एडिशन टू PLI, और 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे आने वाले 3 सालों में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव, ठीक है, ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएंगे। लार्ज इन्वेस्टमेंट रखने की बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा, ये बिल्कुल बूस्ट करेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की गई है। 7,500 प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें। 217 प्रोजेक्ट की अगर हम लागत देखें तो एक 1.1 लाख करोड़ इसके लिए हम देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, बिग थ्रस्ट ऑन मोनिटाइजिंग एसेट। मोनिटाइजिंग एसेट का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन करना, बेच के पैसा कमाना यानी मोनिटाइज करना, ठीक है। उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। बहुत सी चीज़ें बेच रहे हैं, बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एनहांसिंग द शेयर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। अब 20,000 करोड़ टू सेटअप कैपिटलाइज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI बनाया जाएगा, जिसके तहत जहां जहां फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वहां पर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन काम करेगा और उस पर्टिकुलर जगह को लोन प्रोवाइड करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा, ताकि वहां पर काम किया जा सके। 5 लाख करोड़ लैंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड अंडर प्रोपोज्ड DFI इन 3 साल में बनाया जाएगा, ठीक है। और डेप्थ फाइनेंसिंग की बात की गई है बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात की गई टू एनेबल्स बाय अमेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है। ये इसकी बात बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। और बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट यानी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू बी लॉन्च। एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा यानी वही प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, बेच दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहाँ पर 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर ग्रिड का है वहाँ पर भी 7,000 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर में सिर्फ मालगाड़ियों का आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ सामान ही आ जाएगा, वो डेडिकेटेडली फॉर दी पर्पस ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो उससे स्पीड बढ़ेगी और फटाफट चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगी, तो ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्पीडी हो जाएगा, ठीक है। एक भारत की कमी यही है कि ट्रांसपोर्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इसलिए भारत थोड़ा सा डेवलपमेंट में पीछे है बाकी कंट्रीज से। अगर आपको डेवलपमेंट की पटरी पे दौड़ना है बाकी कंट्रीज की तरह, तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स को काफ़ी स्पीड करना होगा, ठीक है। नेट लॉट ऑफ द एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट्स को भी मोनेटाइज करने की बात की गई है, ठीक है। फिर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट टू बी रोल्ड आउट अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जैसे कि ऑयल गैस पाइपलाइन है, गेल है, IOCL है, ठीक है। और ये HPCL है। तो ये सारी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं इनको भी बेचने की बात की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तो बेचने की बात पहले से ही चल रही है, उसको टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कहा जा रहा है। फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। फिर वेयर हाउसिंग एसेट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उसको भी बहुत सारे को बेचने की बात की जा रही है। फिर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने क्या देख लिया अभी? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देख लिया, और फिर ये प्राइवेटाइजेशन देख लिया कि कहाँ कहाँ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये हो गया हमारा पिलर 2, ठीक है। टेक्सटाइल की बात हमने की कि मित्रा पार्क वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखें और क्या है पिलर 2 में। तो शार्प इंक्रीज इन दी कैपिटल बजट, जो कैपिटल बजट है उसमें काफ़ी इंक्रीज किया गया है, शार्प इंक्रीज किया गया है। 5.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 21-22, 34.5% की इंक्रीमेंट की गई है एज कम्पेयर टू 2021। जैसा कि हमने देखा कैपिटल बजट क्या होता है, 2 लाख करोड़ स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा कर सके। 44,000 करोड़ दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को, ठीक है, ताकि वो भी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको देख सके, उसको फॉलो कर सके, उसके ऊपर काम कर सके। रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की गई है, तो 1,18,000 लाख करोड़, ठीक है, इतना पैसा रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा, क्योंकि रोड्स और हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, उसको दिया जाएगा 5.35 लाख करोड़। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना आप जानते हैं ना,
अगर ये भारत है तो हमारी 2 परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गुजरात वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हम जो लैंड से कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा ईस्ट टू वेस्ट और ये पूरा, ठीक है, इसको हम भारतमाला परियोजना कह रहे हैं। और जो हम सी रूट से यहाँ पर भी एक सागरमाला चला रहे हैं, सागरमाला परियोजना, वहाँ से हम सी रूट से रास्ता बना रहे हैं और कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं। तो भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है ताकि रोड्स और हाईवेज को अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सके, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 3800 किलोमीटर हैव ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, 8500 किलोमीटर अवॉर्डेड फॉर कंस्ट्रक्शन बाय मार्च 2022 तक। फिर 11000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बीन प्लान, 1 लाख करोड़ आउटले का तमिलनाडु में बात की जा रही है। फिर केरला में हाईवे बनाने की बात की जा रही है, उसके लिए 65,000 दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में बात की जा रही है, उसके लिए 25,000 दिए गए हैं, ठीक है। ये सब फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखिए कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और रोड्स एंड हाईवेज के लिए भी काफ़ी फंड अलॉट किए गए हैं। और फ्लैगशिप कॉरिडोर, कुछ फ्लैगशिप कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, बेंगलुरु से चेन्नई बनाया जा रहा है, फिर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, दिल्ली देहरादून बनाया जा रहा है, रायपुर विशाखापट्टनम, चेन्नई सलेम, अमृतसर और जामनगर, दिल्ली कटरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं। कितने किलोमीटर वो सब याद रखने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत है नहीं। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए बात की जा रही है, किस तरीके से जो हाईवेज हैं, रोड्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है तो उसको किस तरीके से हल किया जाए। तो नए 4 लेन्स और 6 लेन्स हाईवे बनाने की बात की जा रही है। स्पीड रडार, वेरिएबल मैसेज बोर्ड्स, ठीक है, GPS एनेबल रिकवरी बैंड्स, तो ये सारी चीज़ें की जाएगी ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो 1,10,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए जाएंगे ताकि वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर सके और ग्रोथ कर सके और जो रेलवे का सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अब देखिए, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया लाया जा रहा है 2030 का, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, ठीक है। फ्यूचर रेडी रेलवे बनाने की बात की जा रही है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है, ब्रॉड गेजेस की, टू बी कम्प्लीटेड बाय 2023। तो 2023 तक का हमारा अभी एक एम है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दी ब्रॉड गेज कर देंगे। तो ब्रॉड गेज क्या होता है, देखिए, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज, एक होता है ब्रॉड गेज, ठीक है। ये 3 तरीके की पटरियाँ होती हैं भारत के रेलवे सिस्टम में। तो जो ब्रॉड गेज है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ब्रॉड गेज रूट्स किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन टू रीच इतना 72% 2021 के खत्म होने तक 72% काम ब्रॉड गेज का खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का, ठीक है। फिर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर, फिर वेस्टर्न, देखिए भारत में ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि जो मालगाड़ियां हैं वो सिर्फ उस पर दौड़े फटाफट स्पीड से, ठीक है। एनेबल मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी, मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और आगे भी कुछ और डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जैसे कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा और फिर ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट की बात करें, ईस्ट कोस्ट ये हो गया भारत का हिस्सा, ठीक है, वहाँ पर खड़गपुर से विजयवाड़ा लाने की बात की जा रही है। और ईस्ट वेस्ट की अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र में भुसावल है वहाँ से लेकर खड़गपुर टू दनकुनी वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाले पोर्शन में जाएगा ईस्ट वेस्ट वाला। फिर नॉर्थ साउथ वाला देखें तो इटारसी से लेके विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश वाले इलाके तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो और भी डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग है, ठीक है। पैसेंजर कन्वेंस एंड सेफ्टी, तो विस्टा डोम LHB कोचेस ऑन टूरिस्ट रूट फॉर बेटर ट्रैवल, तो अभी बहुत सारी अच्छे ट्रेन्स और जो बेटर सेफ्टी और कन्वीनियंस हो सके पैसेंजर को, वो सारी चीज़ें बनाने की बात की जा रही है। और इंडिजीनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सब बनाया जाएगा। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि शहरी इलाकों में क्या किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो बोला जा रहा है, जो मेट्रो रेल से उसको और एक्सपांड किया जाएगा। 18,000 करोड़ दिए गए हैं नए स्कीम्स के लिए, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इसको PPP मॉडल पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के काम करेंगे, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। 20,000 बसेस चलाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी प्लानिंग में हैं। तो देखिए, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। तो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो क्या है, जैसे कि हमारे अभी नॉर्मल मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं उसी तरीके से जो हमारी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो भी रहेंगी, लेकिन ये छोटी छोटी रहेंगी। जैसे हमारे सड़कों पे बसेस चलती हैं उस तरीके के रहेंगे, लेकिन ट्रेन रहेंगी ये, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है, इसको टायर 2 सिटीज़ वगैरह में लाया जाएगा और जो टायर 1 की पेरीफेरी यानी आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी लाया जाएगा ताकि वो भी इलाका कनेक्टिविटी वहाँ पर बढ़े और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो सके
कनेक्टिविटी से देखिए शहर और स्टेट का बहुत ही ज़्यादा विकास होता है, और जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजिली ट्रेन है, टैक्सीज है। और जो गांव वाले इलाके वो इतने बैकवर्ड क्यों है? कनेक्टिविटी बहुत कम है, लोगों को खुद के प्राइवेट व्हीकल जब तक ना हो तब तक वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियोज हैं। यहाँ पर और बात की गई कोच्चि मेट्रो रेलवे की, ठीक है, कोच्चि मेट्रो की बात की गई है, चेन्नई मेट्रो की बात की गई है, बेंगलुरु मेट्रो की बात की गई है। तो ये मेट्रो सारे, नागपुर मेट्रो की जो महाराष्ट्र में है उसकी बात की गई है, ठीक है। ये सारे मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है। अब पावर की बात करें तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 1,40,00,000 करोड़, 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर, ठीक है। तो इतना एरिया अभी हम कवर करने की सोच रहे हैं, और 2.8 करोड़ हाउस होल्ड को कनेक्टेड इन द पास्ट 6 ईयर। तो 6 साल में इतने लोग को कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखें तो 3,05,000 करोड़ ओवर 5 ईयर फॉर रिवैम्प्ड रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसके लिए इतना खर्चा किया गया है 5 सालों में, या किया जाएगा 5 सालों में, ठीक है। तो ये अभी वही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले, पावर वाले सेक्टर में भी किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो डिस्कॉम कंपनीज है वो भी स्टेबल रहे, सस्टेन कर सकें, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और पावर की नीड है वो भी फुलफिल हो सके। एक नया हम मिशन लेके आए हैं, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 21-22, ठीक है। तो ये हम ला रहे हैं ताकि हम हाइड्रोजन से एनर्जी निकाल सकें। अब पोर्ट शिपिंग वाटरवे की बात की गई है, तो यहाँ पर पीपीपी मॉडल से यहाँ पर भी कुछ मेजर पोर्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। आगे देखें तो डबलिंग दी रिसाइकलिंग कैपेसिटी, तो जो रिसाइकल करने की कैपेसिटी है उसको भी अच्छी करने की बात की गई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो जो उज्ज्वला स्कीम है उसको भी अभी एक्सटेंड किया जा रहा है, और 1 करोड़ और बेनिफिशियरी को जोड़ा जाएगा। उज्ज्वला स्कीम क्या है? इसके तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जो मार्जिनलाइज यानी बीपीएल फैमिलीज उन लोगों को, ठीक है। तो अभी तक 8 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है एलपीजी कनेक्शन, अभी 1 करोड़ लोगों को और जोड़ने की बात की जा रही है। तो 100 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द नेक्स्ट 3 ईयर, ठीक है। तो आने वाले 3 सालों में। और नया गैस लाइन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाएगी अभी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड। अब फाइनेंशियल कैपिटल की अगर बात करें तो फाइनेंस वाले सेक्टर में क्या किया जाएगा? तो जो सिक्योरिटीज मार्केट कोड है उसको बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट द गिफ्ट IFSC, ठीक है। तो इसको डेवलप किया जाएगा ताकि जो फाइनेंशियल कैपिटल है, सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, स्टॉक्स है, इससे रिलेटेड भी डेवलपमेंट हो सके, ग्रो कर सके ये भी सेक्टर, ठीक है। और जो गोल्ड का जो एक्सचेंज है उसको भी अभी रेगुलेट किया जाएगा सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करेगा, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई थी। तो अभी सेबी ही गोल्ड को भी रेगुलेट करने वाला है, वरना अभी तक ये सिर्फ सिक्योरिटीज को आप कह सकते हो कि रेगुलेट किया करता था। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जो सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया है वहाँ पर 1000 करोड़ इन्फ्यूज़ किया जाएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में 1500 करोड़ इन्फ्यूज़ किया जाएगा। अब इंक्रीजिंग FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पर FDI को इंक्रीज कर दिया गया 49 से 74%। आप FDI वाले आ सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चेंज देखने को मिला है। तो ऐसा पहले भी सोचा जा चुका था, ऐसा नहीं कि इसी गवर्नमेंट ने पहली बार सोचा है, पहले की गवर्नमेंट भी सोचती थी, ये गवर्नमेंट ने भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में FDI आएगा और उनका ज़्यादा स्टेक होल्ड रहेगा और वो ज़्यादा उनकी पावर चलेगी। क्यों? क्योंकि 74% रहेगा उनके पास। तो बट ऑब्वियस 50% से ज़्यादा अगर आपके पास हुआ तो आप ही तो मालिक हुए, तो उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अब देखिए आगे और क्या बात बताई गई है। जो स्ट्रेस एसेट रेजोल्यूशन है उसके लिए, यानी कि जो NPAs हैं, जो लोन्स जा चुके हैं और जो रिटर्न नहीं आ रहे, उसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाएगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई जाएगी, ठीक है। और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो बैंक काफ़ी NPA से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए रिकैपिटलाइजेशन यानी पैसा दिया जाएगा उनको, 2000 करोड़ देने की बात की जा रही है ताकि वो वापस से उठ खड़े हो सके और वापस से चल सकें, ठीक है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस जो हम डिपॉजिट करते हैं पैसे बैंकों में, उसके लिए पहले इंश्योरेंस होता था 1 लाख का। अभी DICGC ने बोला है कि वो इसको बढ़ाएंगे और ज़्यादा इंश्योरेंस देंगे, ठीक है। तो मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्थ रिकवरी अंडर द सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट
सरफासी एक्ट 2002 के तहत क्या है ये, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। इसके तहत फ्रॉम 50 लाख से 20 लाख फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद मिनिमम एसेट ऑफ 100 करोड़, ठीक है। तो ये बोला गया है कि रिड्यूस किया है, जो लोन देने की साइज होती है 50 लाख से 20 लाख कर दिया है। तो ये चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अब कंपनी की बात की गई है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, ठीक है। ईजिंग दी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज बनाने की रिक्वायरमेंट है उसको भी ईज किया जाएगा ताकि लोग आसानी से कंपनीज खोल सके और बिजनेस कर सके। इससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। और जो केसेस फंस जाते हैं उसको भी फास्टर रिजोल्यूशन की बात की जा रही है। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, ई कोड्स बनाए जाएंगे, अल्टरनेट मेथड ऑफ द डेप्थ रेजोल्यूशन किया जाएगा ताकि जो एमएसएमई है उसके लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि जो बिजनेस वाला लाइन है जो वहाँ पर रुकावट ना आए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो सके हमारा। यहाँ पर देखिए डाइवेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, यानी हम क्या बेच रहे हैं, क्या प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो 1,75,000 करोड़ एस्टिमेट है रिसिप्ट का फ्रॉम डाइवेस्टमेंट, ठीक है। जो हम बेच के 1,75,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन लगाया था हमने 2021 में, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द बीपीसीएल, एयर इंडिया और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस जो हेलीकॉप्टर की कंपनी है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड टू बी कंप्लीटेड इन 21-22, ठीक है। फिर आईडीबीआई बैंक और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी प्राइवेटाइज। और एलआईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यानी इसके स्टॉक्स आ जाएंगे और शेयर मार्केट में इसके स्टॉक्स बिकेंगे, ठीक है। न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव, ठीक है। अभी जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी 50% से ज़्यादा जब आप सेल करते हो किसी कंपनी का तो उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म किया जा रहा है कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अच्छा हो सके। ये सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि जो बिजनेस लाइन है वो अच्छे से काम कर सके और हमारा पावर रैंकिंग इंप्रूव हो। तो ये हमें अभी डिस्कस किया सेकंड पिलर, यानी इंफ्रा से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें टेक्सटाइल, इंफ्रा, रोड, फ्यूल, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम थर्ड पिलर पे आते हैं जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ फॉर दी एस्पिरेशनल इंडिया, की जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसका किस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाए, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसका कैसे विकास किया जाए, कैसे उसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया जाएगा, ठीक है। तो एमएसपी मिनिमम 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी, ये तो पहले से दी जा रही थी, ठीक है। देखिए स्वामित्व स्कीम की बात की गई, तो स्वामित्व स्कीम क्या है कि जिसके जैसे गांव में होता है कि जो पर्टिकुलर लैंड्स होती हैं उसका उनके पास कागज नहीं होता है, बस वो बरसों से चली आई होती है कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, यहाँ मैं रहता हूँ तो ये मेरी ज़मीन है, तो उसको भी रिकॉर्ड्स में लाया जाएगा, कार्ड दिए जाएंगे, तो वो स्वामित्व स्कीम लाई जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर टारगेट एनहांस टू 16 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, ये सब एरिया पे भी फोकस करने की बात की गई है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसको 40,000 करोड़ कर दिया जाएगा, जो पहले 30,000 करोड़ था। फिर जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, जो माइक्रो इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको 10,000 करोड़ किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन, इसके तहत क्या था, टॉप यानी टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ये तीन सब्जियों के लिए थी ये पर्टिकुलर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो अभी इसको एक्सटेंड किया गया है, इसमें 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट लाया जाएगा, वैल्यू एडिशन इन दी एग्रीकल्चर एंड दी अलाइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ताकि इनको अच्छे से प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में डाल सकें, ताकि वहाँ से ये फिर कुछ और अल्टरनेटिव जैसे सॉस हो गया वो बना लें, चिप्स हो गया, और भी अलग अलग चीज़ें बना के बेच सकें और अच्छे से जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनको अच्छा पैसा मिल सके। आगे अगर हम देखें तो 1.66 करोड़ फार्मर को रजिस्टर किया जाएगा और 1.14 लाख करोड़ ऑफ द ट्रेड वैल्यू कैरीड आउट थ्रू ई नाम, ठीक है। तो ई नाम जो पोर्टल है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ये एक वेब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके थ्रू ये ई मंडी टाइप है, ठीक है, ई मार्केट आप कह सकते हो कि इंटरनेट से मार्केट का एक्सेस रहेगा फार्मर्स को, वहाँ पे अपना
जो भी सामान है बेच सकते हैं। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा मंडीज हैं इंटीग्रेटेड विद दी ई नाम, ठीक है। अब APMC टू गेट एक्सेस टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका एक्सेस APMC को भी दिया जाएगा फॉर ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। फिशरीज यानी मत्स्य पालन की बात की जाए, ठीक है, तो मत्स्य पालन से कौन सा रेगुलेशन याद आता है? ब्लू रेगुलेशन। ब्लू रेगुलेशन किससे रिलेटेड है? फिशरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर फिशरीज की बात करें तो 5 मेजर फिशिंग हार्बर कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट टू बी डेवलप्ड एज हब ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और मल्टीपर्पज सी वुड पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसा सी रहेगा वहाँ पर, सी वुड यानी कि थोड़ा ग्रीन ग्रीन, वो आप कह सकते हो काई जैसा, वो सब पार्क बनाया गया टू प्रमोट सी वीड कल्टिवेशन। सी वीड वहाँ पर बढ़ाया जाएगा कल्टिवेशन। माइग्रेशन वर्कर एंड द लेबरर, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम के तहत और जितनी वो उसको चालू किया जाएगा ताकि सभी लोगों को राशन मिल सके हर जगह पर। तो माइग्रेंट वर्कर इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। सो फार कवर्ड 86% ऑफ द बेनिफिशियरी अक्रॉस 32 स्टेट, ठीक है। रिमेनिंग 4 स्टेट टू बी इंटीग्रेटेड इन द नेक्स्ट 4 मंथ। पोर्टल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्सेस, ठीक है। पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्सेस हैं उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा उनके बारे में। 4 लेबर कोड लाए गए हैं, ठीक है, 4 लेबर कोड। इसकी बात हम काफ़ी टाइम से ही सुन रहे हैं, जो सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज, वुमेंस वर्कर की जो कंडीशन है, ठीक है। फिर कंप्लायंस बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर रिड्यूस विद द सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, तो इन सब को लेकर काम करेगा जो 4 कोड है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है कि किस तरीके से सब लोग फाइनेंशियली इंक्लूड रहें, यानी बैंकिंग सिस्टम से सब कनेक्टेड रहें। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात की गई है फॉर SC/ST वुमेन्स, ठीक है। मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट रिड्यूस टू 15%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं टू ऑल्सो इंक्लूड लोन, ताकि लोन आसानी से मिल सके फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। फिर 15,000 करोड़ बजट एलोकेशन टू MSME सेक्टर, MSME के लिए भी इतना दिया गया है। ये तो गया 3rd पिलर, ठीक है। अब हम चलते हैं 4th पिलर पे कि 4th पिलर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें की गई है इसको देखते हैं। तो देखिए 4th पिलर जो है ह्यूमन कैपिटल, इसमें अगर हम देखें तो स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, फिर हायर एजुकेशन की बात की गई है, फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर की बात की गई है, फिर स्किलिंग की बात की गई है। फिर अगर हम देखें तो इसमें इतना है, तो इसमें हमें स्किलिंग, हायर एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर और स्कूल सेक्शन, ये कुछ चीज़ें को डिस्कस करना है। तो 15,000 स्कूल टू बी स्ट्रेंथेंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 5, 3+3+4 के हिसाब से चलेगी ये, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट को यूज़ करके 15,000 स्कूल को स्ट्रेंथन किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें NGO प्राइवेट स्कूल को पार्टनर किया जाएगा। हायर एजुकेशन की बात की गई तो हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया बनाया जाएगा। ये एक अम्ब्रेला बॉडी रहेगी। 4 सेपरेट व्हीकल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिएशन, रेगुलेशन, फंडिंग, ठीक है। ये सब देखने के लिए कुछ छोटी छोटी अलग बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी वो लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर के लिए 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा होता है जो ट्राइबल सेक्शन के लिए होता है, वो हॉस्टल टाइप स्कूल होता है, ठीक है। वहाँ पर रहना पढ़ना सब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और अभी मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात की गई कि पोस्ट मैट्रिक यानी 10वीं के बाद भी उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो SC लोग हैं, ठीक है, ताकि वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब स्किलिंग की बात की गई है तो अप्रेंटिसशिप एक्ट लाया जाएगा ताकि यूथ को स्किल सिखाया जा सके ताकि वो नौकरी पा सकें। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स, इसकी बात की गई है। 3,000 करोड़ यहाँ डालने की बात की जा रही है ताकि अप्रेंटिसशिप बढ़ाई जा सके और स्किल्स डेवलप की जा सके यूथ्स में ताकि वो नौकरी पा सकें। अब आगे बात करें हम 5th पिलर की, तो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। तो R&D में जैसा कि भारत बहुत कम खर्चा करता है ये सब हम जानते ही हैं। तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इस बार किया गया। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF अनाउंस 50,000 करोड़ आउटले ओवर 5 ईयर, ठीक है। इसके लिए 50,000 करोड़ है। स्ट्रेंथन ऑल ओवर रिसर्च इकोसिस्टम भारत में स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि रिसर्च को प्रोत्साहन मिल सके। 1,500 करोड़ प्रपोज स्कीम टू प्रमोट डिजिटल मोड ऑफ द पेमेंट, ठीक है, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा।
अब आगे देखें तो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन यानी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का जो स्कीम है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। फिर PSLV CS51 टू बी लॉन्च बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नया बनाया गया है इसरो द्वारा, ठीक है, फिर वो उसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा PSLV CS51 जो ले जाएगा ब्राज़ील के अमेजोनिया सैटेलाइट को, ठीक है, और कुछ इंडियन सैटेलाइट भी रहेंगे। और जो गगनयान हमारा आने वाला मिशन है उसकी भी बात की गई है कि 4 एस्ट्रोनॉट उसमें जाएंगे, ठीक है, ये हम रशिया की मदद से कर रहे हैं। ये पहला फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च रहेगा, ठीक है, इसको दिसंबर 21 में करने की बात की गई है, ठीक है। अब आगे देखिए 4000 करोड़ ओवर 5 ईयर फॉर डीप ओशन मिशन, तो डीप ओशन मिशन के लिए 4000 करोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए छठा पिलर अगर हम देखें तो ये बात कर रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी लोग कम रहेंगे लेकिन काम ज़्यादा होगा। तो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाएगा। फिर नर्सिंग और मिडवाइफ यानी नर्सेज के लिए कमीशन बिल लाया गया है। फिर कॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। आगे देखिए और क्या की जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 2021-22 को, इसको एस्टिमेट किया गया है कि 6.8% ऑफ द GDP रहेगा, जबकि हमारा 2021 का रिवाइज एस्टिमेट था 9.5% ऑफ द GDP, ठीक है। आगे और देखें तो 2025-26 तक हमारा प्लान है कि 4.5% ऑफ द GDP ही हमारा फिस्कल डेफिसिट रहे। तो ये हमारे कुछ प्लानिंग्स। अब देखिए स्टेट को कितनी बोरोइंग लिमिट अलाउड रहती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जो हमारे स्टेट का GDP जो होता है जितना, वो उसका 4% बोरो कर सकता है, ये हमारा 15th फाइनेंस कमीशन कहता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, चेयरमैन कौन है 15th के, NK सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। एडिशनल बोरोइंग सीलिंग 0.5% ऑफ दी स्टेट का जो GDP है सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी अगर कुछ कंडीशन पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो वो 0.5% और उधार ले सकता है। तो स्टेट है एक्सपेक्टेड टू रीच अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% बाय 2023-24 एज रिकमेंडेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, कि 2023-24 तक वो अपने 3% ऑफ दी GDP का ही उधार ले। ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। अब बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन कह रहा है जो 2021 से लेके 26 तक चलेगा, ठीक है। सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट रिटेनिंग वर्टिकल शेयर ऑफ द स्टेट 41%, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टेट को 41% दें और 1% जो है वो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के ऊपर खर्चा किया जाए, ठीक है। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। अब टैक्स की बात की जाए तो मिनिमम बर्डन ऑन द टैक्स पेयर की बात की जा रही है, ताकि वो बर्डन फ्री रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर टैक्स पे करें। अब डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स होता है जो हम डायरेक्ट भरते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अचीवमेंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लैश टू मेक इट अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। पिछले साल हमने देखा था कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको कम कर दिया गया था और ये वर्ल्ड में सबसे कम है भारत में। फिर स्मॉल टैक्स पेयर ईज बाय इंक्रीजिंग रिबेट, ठीक है। तो बर्डन कम हो जाता है अगर आप टैक्स की लिमिट या टैक्स कम कर देंगे, तो बहुत से लोग फिर टैक्स की रेंज में मतलब कंप्लायंस करने लगते हैं और टैक्स भरने लगते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे देश को। फिर रिटर्न फाइलर डबल हो गए हैं, 6.8 करोड़ ऐड हुए हैं, ठीक है। 6.8 करोड़ थे 2020 में, जो 2014 में 3.3 करोड़ थे। फिर फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की जाएगी, जिससे कि जो कुछ करप्ट ऑफिसर्स होते थे जो दिक्कत पैदा करते थे और करप्शन की सिचुएशन होती थी, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा इससे। फिर रिलीफ टू दी सीनियर सिटीजन, फिर सीनियर सिटीजन को इसमें क्या रिलीफ दिया गया है, तो जो 75 साल से उम्र ज़्यादा है और जिनके पास सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन यही सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो रिटर्न फाइल ना करें तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एक स्कीम की बात करें, विवाद से विश्वास स्कीम, तो इसके तहत पिछले टाइम सरकार ने ऑफर किया था कि किसका भी टैक्स वैक्स बाकी है, फ्रॉड वगैरह किया है, तो वो सामने से आके बता दें और अपना जो टैक्स है वो भर दें। तो उसके तहत 1 लाख टैक्स पेयर ने ऑप्ट किया उसको, और जो टैक्स थे उसको पे किया जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा था, ठीक है। तो ये भी कुछ अच्छी स्कीम थी। एनआरआईज को कुछ रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। फिर रिमूविंग हार्डशिप फेस बाय एनआरआईज रिगार्डिंग देयर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो वो सब भी थोड़ा उनको रियायत दी गई है। फिर डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई है। लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट इंक्रीज टू 10 करोड़ फ्रॉम 5 करोड़। 5 करोड़ से पहले था तब आपको ऑडिट करना पड़ता था, अब 10 करोड़ होगा तब ऑडिट करना होगा आपको, ठीक है। और रिलीफ फॉर डिविडेंड की बात की गई है। पहले डिविडेंड यानी आप किसी के ऊपर पैसा लगाते हो तो आपको हर
महीने या हर साल कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो आपका कैपिटल गेन होता है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता था। तो पहले कागज़ पे ही आपको पैसा मिल रहा है और पहले आपको टैक्स भर देना पड़ता था, लेकिन अब जब तक सामने से आपके हाथ में पैसा नहीं आ जाएगा तब तक आपको टैक्स नहीं भरना है। तो ये एक रिलीफ मिला है, ठीक है। अब हाउसिंग फॉर ऑल की बात की गई है कि हाउसिंग फॉर ऑल, जैसा हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात की गई है, ठीक है। सबको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, ताकि सबको आसानी से घर मिल सकें, वो सारी बातें की गई हैं। और यहाँ पर अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री देखें तो ड्यूटी ऑन सम पार्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइस टू 2.5% फ्रॉम नील रेट, यानी सामान मंगाना अब महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर भारत में ही लोग मैन्युफैक्चर करने की सोचेंगे, क्योंकि जब बाहर से सामान मंगाएंगे वो महंगा पड़ेगा, तो फिर सब लोग अल्टरनेटिव ढूंढेंगे और भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे। उससे हमारा मेक इन इंडिया वाला जो ड्रीम है वो फुलफिल हो सकता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस यूनिफॉर्मली टू 7.5% ऑन सेमी फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ नॉन अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई, 7.5% जो ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है। और ड्यूटी ऑन द स्टील स्क्रैप एग्जेम्प्टेड, जो स्क्रैप है उसके ऊपर ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अचीवमेंट एंड माइलस्टोन ड्यूरिंग दी कोविड-19 इसकी बात की गई है। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, जिसके तहत हम 2.76 लाख करोड़ हमने इन्फ्यूज़ किया था इकॉनमी में, उससे काफ़ी सपोर्ट मिला है। फिर फूड ग्रेन्स हमने बांटे, फिर कुकिंग गैस दी, फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया हमने 23 लाख करोड़ का, जो 10% ऑफ द GDP था, ठीक है। फिर 5 मिनी बजट के इतना तो हमने पहले से ही इन्फ्यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की और हमने टोटल देखा जाए तो 13% ऑफ द GDP कोविड के टाइम पे ही इन्फ्यूज़ किया। वन नेशन वन राशन कार्ड किया हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने चलाई। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, MSME को हमने रिडिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ देखें तो 2021 ईयर ऑफ माइलस्टोन फॉर इंडियन हिस्ट्री। 2021 खास कैसे है, तो 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस है, 60 ईयर ऑफ द गोवा को हो जाएगा कि वो भारत में आया था, ठीक है, यानी स्टेट बना था। और 50 ईयर हो जाएगा 1971 जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जिससे हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ठीक है। और 8th सेंसस होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो डिजिटली होने वाला है 2021 वाला, ठीक है। और इंडिया का टर्न है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का, अगली बार जो इंडिया है उसका प्रेसिडेंसी करेगा। चंद्रयान 3 की प्लानिंग चल रही है, हरिद्वार में महाकुंभ होगा, ठीक है। फिर विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर भारत का विजन रख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग इंफ्रा, फार्मर की इनकम डबल करना है, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और देखिए अमृत महोत्सव ऑफ 2022, 13 promises made in the union budget and resonating with the vision of Atmanirbhar Bharat to materialize during the Amrit Mahotsav 2022 on the 75th year of our independence, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें हैं और इसको हम करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो कि बात कही गई है, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल इन द डार्क, यानी भरोसा वो चिड़िया है जो पहले से ही गाना गाने लगता है, जब सूरज निकलता ही नहीं है उससे पहले का जो अंधकार होता है तभी उसको भरोसा होता है लेकिन सूरज निकलने वाला है, लेकिन वो गाना गाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो फेथ होता है उसके पास। तो फेथ वही चिड़िया है जो सूरज निकलने से पहले ही भरोसा हो जाता है उसको कि हाँ सूरज निकलने वाला है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कही गई है। तो बेसिकली हमने पूरा डिस्कस कर लिया 2021-22 का बजट, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, 6 के 6 पिलर डिस्कस कर लिए और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने देख ली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है जो हमारे आंसर्स और MCQs में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस बजट वाले लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा आपको ये लेक्चर ज़रूर लिख के बताइएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए चलिए शुक्रिया।